हाँ, चलो इसको इस बार 100 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता ये है एडवांस कि वाला है ना? हाँ, इसमें कुछ ऐसा होता है, अराउंड 45 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, एंड जो ओरिजिनल टेस्ट होता है उसमें सुना है 60 क्वेश्चन आते हैं, और इससे थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो देखते हैं, मैं उसका भी सोच रहा हूँ। अब लाइक क्या है, अ डेवलपर यूज द RE फ्रेमवर्क टू क्रिएट अ परफॉर्मर प्रोसेस इन विच स्टेट इज द क्यू आइटम स्टेटस अपडेटेड। ओके, तो ये कह रहा है कि क्यू आइटम जो होता है ना, हम ऑर्केस्ट्रेटर से जब लेते हैं तो कहाँ कहाँ पे उसकी स्टेट्स अपडेट होती हैं। इट्स लाइक जब तुम क्यू पहले क्यू ऑर्केस्ट्रेटर पे डालोगे तो सबसे पहले वो एक न्यू स्टेट में आता है, ठीक है, और वो चीज होती है हमारे उसमें, या तो तुम पहले क्योंकि परफॉर्मर है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी मतलब क्यू के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, जो डिस्पैचर प्रोसेस होता है ना उसके अंदर हम क्यू में डेटा डाल देते हैं। परफॉर्मर के अंदर पहले गेट ट्रांजैक्शन डेटा पे जब तुम करोगे तो क्यू वो ऑर्केस्ट्रेटर से डेटा तुम्हारे उसमें लेकर आएगा, क्या कहते हैं, तुम्हारे बॉट के पास। तो जब मैं मेरी फोटो लगाऊंगा यार यहाँ पे, पहले वीडियो में आनी चाहिए। तो उससे अब क्या है, पहला तो मतलब हमारा गेट ट्रांजैक्शन डेटा में इन न्यू से इन प्रोसेस पर हमारी स्टेट चेंज हो रही है। दूसरी, जब हम उस आइटम को प्रोसेस कर लेते हैं और तो हम वापस से सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस का यूज करके उसका ट्रांजैक्शन सेट करते हैं कि हमने इसको सक्सेसफुली प्रोसेस किया या नहीं किया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया थर्ड, गेट ट्रांजैक्शन डेटा और प्रोसेस ट्रांजैक्शन। गेट प्रोसेस ट्रांजैक्शन डेटा ट्रांजेक्शन। में न्यू टू इन प्रोसेस, और फिर प्रोसेस में इन प्रोसेस टू सक्सेसफुल या फिर फॉल्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, वो 49 क्वेश्चन हो गया। You need to download a remote report from Acme website as shown in the following, ठीक है। When you capture the month field selector, it appears as something like this. Now, selector को modify कैसे करें कि वो कोई भी month का select कर पाए, ठीक है। तो देखे तो तेरे हिसाब से कौन सा होगा? मेरे हिसाब से अपना, इसको डायनेमिक नहीं, मंथ के हिसाब से जिसमें एक भी नया नहीं आना चाहिए। मतलब मंथ नेम। देख, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मंथ के अंदर लिस्ट होगी जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, और ये इसका एक जेनरिक सेलेक्टर है जब सेलेक्ट करके आया। इसके अंदर हमें क्या चीज जेनरिक करनी है कि वो डायनामिक, मतलब डायनामिक बनाना है कि ये जो नाम है ना ये हम चेंज कर दें तो बाकी सब सही है। अब सेलेक्टर्स में क्या होता है ए कि नेम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ए नेम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हम पहला वाला देखें तो इसने ए नेम ही हटा दिया, तो ये तो पक्का है कि ये बेकार है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर रहा कि जनवरी है फरवरी है, इसके हिसाब से कोई भी हो सकता है। फिर हम सेकंड देखें, ए नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस में मंथ नेम लिखा है। ये जो कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल है मंथ नेम, और ये कह रहा है कि मंथ नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी मंथ की वैल्यू है। तो ये मेरे हिसाब से तो एकदम सही है। अभी बाकी का एक बार चेक कर लें। ए नेम को इसने एस्ट्रिक कर दिया, एस्ट्रिक का मतलब कोई भी, तो यानी कि ये किसी स्पेसिफिक मंथ को सिलेक्ट कर ही सारे नहीं आ सकता, जाएंगे। ठीक है, गलत। और यहाँ पे इसने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो उसका मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग एज अ कंसीडर्ड होगा मंथ नेम इंस्टेड ऑफ कोई वेरिएबल। तो इसका आंसर है सेकंड। तो सेकेंड वाला सही। थर्ड देखते हैं, when an application level exception is encountered which type of execution is called। क्वेश्चन बता आंसर क्या है। मैंने an application level आरी exception फ्रेमवर्क यूज करा है? encountered। नहीं, आरी फ्रेमवर्क नहीं किया। ओके उसको मैंने स्किप किया था। ओके, उसका मैं तो वो बताऊंगा बाद में, सोच रहा हूँ किसी सेशन लेके कि आरी फ्रेमवर्क आरी कैसे यूज करते फ्रेमवर्क हैं फिर अपना और लीनियर कैसे प्रोसेस होता है। इसका आंसर तो सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन एप्लीकेशन। है, बट आरी हाँ। फ्रेमवर्क ही छोड़ो, अगर तू नॉर्मल ट्राई कैच खोलेगा ना किसी का भी और कैच में बेसिक एक्सेप्शन लोगे तो वो तुम्हें सिस्टम डॉट एक्सेप्शन मिलेगा, सिस्टम का ही देता। ठीक है। आरई में बेसिकली दो तरह के एक्सेप्शंस लेता है वो, एक तो सिस्टम डॉट एक्सेप्शन और कुछ में होता है वो बिजनेस रूल एक्सेप्शन होता है, और बिजनेस एक्सेप्शन, ये दो तरह की मेन एरर्स पे फोकस किया जाता है। और क्या है हमारे पास, a developer plans to create a process to automate a web application in order for the robot to perform an action soon as the element has appeared regardless of whether other elements appear or not, which value should be configured। okay, तो हमारी कोई भी एक्टिविटी है ना उसकी प्रॉपर्टीज पैनल में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम उसका लाइक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो टाइम आउट को अगर बताएं, टाइम आउट का मतलब होता है कि
ये एक्टिविटी किसी सेलेक्टर को ढूंढने के लिए कितनी देर मैक्सिमम रुके। अगर जैसे इस नेक्स्ट पेज को हमने ऑटोमेट कर दिया क्लिक करने का, तो और टाइम आउट है 100 सेकेंड। नाउ अज्यूम कि ये पेज खुला ही नहीं है, तो हमारा बॉट 100 माइक्रो सेकेंड्स तक वेट करेगा इस एक्टिविटी को, इस सेलेक्टर को ढूंढने के लिए। नहीं हुआ तो उसके बाद एरर दे देगा या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी चला जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो टाइम आउट और टाइम आउट वाले तो हमारे नहीं है। हमें करना है कि अब इसका बचा वेट फॉर रेडी, कि हमारा क्या करेगी, दूसरे कोई भी एलिमेंट आने से पहले ही अपना काम कर दे जैसे ही उसको मिल जाए। मतलब नेक्स्ट पेज जैसे मिल गया ना, भले ही पेज पूरा लोड नहीं हो फिर भी वो आगे बढ़ जाए, काम कर ले। तो उसका है वेट फॉर रेडी, किसी का इंतजार मत करो, तुम्हारा काम हो जाए, आगे बढ़ो। समझा? ये वाला वापस बताऊं या फिर? समझ गया। ओके। वेट फॉर रेडी एक बार, वेट लाइक फॉर, अगर इंटरैक्टिव नीचे वाला ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन करो, देख इसका अगर मतलब क्या है? इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि कई बार नोटिस करोगे ना, हमारा बहुत समझदार होता है कि पूरा पेज लोड होने का वेट करता है, और जब पूरा पेज लोड हो जाता है उसके बाद ही वो काम करना स्टार्ट करता है वेब डेवलपमेंट में, वेब ऑटोमेशन में। तो अगर हम उसको नन कर देंगे तो वो पूरा पेज लोड होने का वेट नहीं करेगा। उसको जैसे ही वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा ना जिसपे हमें क्लिक करना है या एलिमेंट टाइप मिलते करना है, वो काम करने लग जाएगा। हैं। ठीक है, अब इसलिए वो वेट फॉर रेडी तो नन ये करा रेगुलर प्रैक्टिस में अच्छी चीज, नहीं है। तो उसको करना अच्छा बात होता है या नहीं लाइक नहीं 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 करना, होता, क्योंकि अच्छा तरीका तो यही है, नहीं वो करनी चाहिए ना? बेस्ट तो ये है कि पूरे पेज को लोड होने दो उसके बाद करो। In order to add a row data table, name this a developer use the add data row activity. However, UiPath Studio throws the exception add data row object of sent instead of an object. ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई जो डेवलपर ने एड डेटा रो एक्टिविटी यूज करी ताकि टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के इंसर्ट कर सके। तो अब उसमें लेकिन उसको एरर आ गया कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो टेबल कभी इनिशियलाइज ही नहीं हुई थी। तो हमें क्या करना है, सिंपली टेबल को इनिशियलाइज करना है, तो ये एरर चला जाएगा। अब अगर मैं ऊपर वाला आंसर सही है इसलिए नीचे से चालू करता हूँ, हमें लिस्ट तो इनिशियलाइज नहीं करनी है, हमें डेटा टेबल इनिशियलाइज करनी है, तो ये वाला गलत है। थर्ड वाला, यहाँ पे सिंटेक्स सही है, न्यू सिस्टम डॉट डेटा टेबल, बट यहाँ पे जब 100 लिखना है ना, तो 100 डिफाइन नहीं कर रहा कि 100 का डेटा टाइप क्या है, कितने कॉलम्स हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। एड न्यू सिस्टम डॉट, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट हम लेफ्ट साइड करते हैं ना कि राइट साइड, तो इसीलिए फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड में हम असाइन कर रहे हैं एक नई डेटा टेबल इनिशियलाइज कर दी। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। आरई फ्रेमवर्क जो है ना, जनरली सिर्फ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस के लिए होता है, मतलब जो मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मल्टीपल इनवॉइसेस बनाने हो, मल्टीपल एक्सेल फाइल को ऑटोमेट करना हो ना, या मल्टीपल रोज यूं एक एक्सेल की, तो उन चीजों के लिए काम होता है एक से ज्यादा। बट क्वेश्चन इज कि हमें उसको मॉडिफाई करना है एक लीनियर प्रोसेस में, तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर तो ये है सेकंड। बट देखिए, तो अगर सेट द मैक्स रिट्राई नंबर टू 1 इन द कॉन्फिग फाइल, तो ये नहीं, क्योंकि रिट्राई का और रिपीटिशन का कोई वो नहीं है रिलेशन। फर्स्ट एंड थर्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ वाला देखें कि गेट ट्रांजेक्शन डेटा वर्कफ्लो को आउट ट्रांजेक्शन आइटम इक्वल्स टू नथिंग, ये कर दें, तो जब आरई फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर ये होता है कि आउट ट्रांजेक्शन आइटम में वो सब कुछ होता है जो हमें प्रोसेस करना होता है। तो अगर तुम इसको पहली बार में ही नथिंग कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं जो तुम्हें प्रोसेस करना है, तो वो कभी एक बार भी नहीं चलेगा। बट अगर हम ये करें कि जब ट्रांजेक्शन नंबर मतलब फर्स्ट आइटम हम प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ तभी आउट ट्रांजेक्शन आइटम की कोई वैल्यू हो, मतलब आरई फ्रेमवर्क कुछ ऐसा काम करता है, आउट ट्रांजेक्शन आइटम के पास कोई डेटा है, प्रोसेस करो, ये नहीं है, बॉट खत्म, प्रोसेस एंडेड। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है। ओके, क्यूज आ गए, ये भी अच्छे। ऑर्केस्ट्रेटर तुम्हें पढ़ाया अभी तक? ऑर्केस्ट्रेटर नहीं था। ओके, ऑर्केस्ट्रेटर बहुत, वो भी अच्छी चीज है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ऑर्केस्ट्रेटर का है, ये कह रहा है कि ऑर्केस्ट्रेटर पे अगर क्यू है, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर 3 सेट है, और एक कॉन्फिग फाइल है उसका 2 सेट है, तो किसको फॉलो करोगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यूज होते हैं उनको प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा दी जाती है, जैसे तुम्हारा रोबोट ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट हो जाता है,
ऑर्केस्ट्रेटर वो जगह है जहाँ से तू एक साथ कितने भी सिस्टम पे रोबोट चला सकता है, कितने भी बॉट्स प्रोसेसेस एक साथ कर सकता है। मैनेज कर सकते हैं, मैनेज हाँ, कंट्रोल इवन रूम है पूरा। इवन मोबाइल से भी चला सकता है, वो फैसिलिटी देते हाँ हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका आंसर तू बता। लाइक हमें ये एक वर्कफ्लो दिया है, अगर ये ऑटोमेशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड notepad.exe इज नॉट रनिंग, which write line text value is contained in the output panel। मतलब ये पूरा रन करेंगे, ये सब दिया हुआ है, तो क्या होगा आउटपुट पैनल में, क्या आएगा? ये एक्टिविटी फॉल्स है, अगर नोटपैड में सिस्टम एरर का आएगा। एरर आएगी। तो क्या क्या प्रिंट करेगा? क्वेश्चन समझ गया? नवीन, क्वेश्चन समझ में आया? ये पे वापस पढ़ाऊं? एक बार क्वेश्चन वापस बताओ। हाँ, यहाँ पे ये वर्कफ्लो है, ठीक है, जो नोटपैड में ही टाइप इनटू एक एक्टिविटी है जो एरर देगी, बिकॉज नोटपैड तो ओपन ही नहीं है। तो अब एरर आएगी तो आउटपुट पैनल में क्या लिखेगा वो? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक्सेप्शन लिखाएगा, इनवैलिड ऑपरेशन लिखाएगा, आर्गुमेंट लिखाएगा, या फिर ये ट्राई लिखाएगा। ट्राई तो नहीं आएगा क्योंकि पहली एरर आ जाएगी। बट यहाँ पे देख ध्यान से, ये है इसका ट्रिकी पार्ट। ट्रू है, हाँ ठीक है, ट्राई आएगा। हाँ तो ये कंटिन्यू आने कभी दो। एरर नहीं आएगा, ट्राई आएगा और बॉट रुक जाएगा। हाँ प्रॉपर्टीज देख लेनी चाहिए थी। हाँ, प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा है। A developer decided to create a process using state machine. What is the correct execution of the sequence of the part in the state machine? Okay, तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। यहीं पे जो स्टेट मशीन होती है ना, उसमें सबसे पहले हमारी ट्रिगर कंडीशन चेक होती हैं। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके बेस पे उसकी एक्टिविटीज रन होती है, फिर एंट्री और एग्जिट सेक्शन। एक बार दिखाता हूँ मैं, तब तक इसको आंसर भी कर देते हैं। मतलब पहले ट्रिगर एक्शन हमारा परफॉर्म होगा, फिर उसकी कंडीशंस इवैल्यूएट होंगी, फिर एंट्री सेक्शन होगा और फिर एग्जिट। दो मैं इसका श्योर नहीं हूँ अभी भी, स्टिल लेट्स सी। अब अगर मुझे स्टेट मशीन लगाने से पहले एक स्टेट फ्लो चाहिए होगा, तो यहाँ से एक मैं स्टेट मशीन लगाता हूँ, इसके बाद इसमें एक स्टेट लगाऊं और इसको कनेक्ट कर दूं, और फिर एक और स्टेट बनाता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी देख रहे यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं आया, क्योंकि जब भी स्टार्ट से कनेक्ट करते हैं ना तो कोई ट्रिगर नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बीच में ट्रिगर्स आते हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रिगर बीच का होता है कि मतलब इस स्टेट से दूसरी स्टेट पे कब जाना है। तो पहले एक ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे कोई एक्शन है वो परफॉर्म करेगा, और अगर नहीं उसके बाद क्या होगा, इस डेस्टिनेशन स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन स्टेट जो इसके आगे वाला स्टेट होगा। हाँ, और वहां पे पहले एंट्री वाला रन होगा और फिर एग्जिट वाला रन होगा। एग्जैक्ट। और अगर मान लो वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो डायरेक्ट जो है ट्रिगर के बाद नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। हम यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर तुम्हारी ऐसा कुछ ट्रिगर में आ गई कि इसकी वैल्यू ऐसी आ गई, ये कंडीशन ट्रू आ गई, तो हम अपने हिसाब से नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले कुछ और प्रोसेसेस कर सकते हैं। trigger action and perform activities in the trigger action और trigger conditions are evaluated। wait, यहाँ पे आई गेस मैं कुछ गलत करा। ट्रिगर एक्शन और एक्टिविटी इन द ट्रिगर, तो पहले ट्रिगर की कंडीशंस इवैल्यूएट होंगी, फिर उसका ट्रिगर एक्शन परफॉर्म होगा, फिर एंट्री सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट, अच्छा देख लिया था। नॉर्मली स्टेट मशीन्स का भी यूज करते भैया। आरी फ्रेमवर्क, आरी फ्रेमवर्क जो है ना, मतलब आगे हर जगह यूज होगा। मतलब समझ कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आरी फ्रेमवर्क पे बना दो, तो तुम्हें क्या है, पूरा मतलब
बॉट कभी क्रैश होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, सब कुछ हैंडल कर लेता है, बहुत शानदार चीज है। You are developing an automation project using the Git repository. Now you want to compare two files in the same project that contains similar workflow. What provides this functionality? तो compare करना है, so we will use compare files. Compare files मतलब एक ऑप्शन है, यहीं पे देखे ना, प्रोजेक्ट में जाके कोई भी उठा लो। हाँ हाँ, एक एक्टिविटी है फाइल को कंपेयर। नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसे ही लिखा होता है, कहाँ पे होता है, सेलेक्ट फॉर कंपेयर, तो उसके बाद वो कंपेयर फाइल्स में खोल देता है जब दो फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो वो कंपेयर किस बेसिस पे करता है, मतलब क्या कंपेयर करता है उसमें? देख, मतलब बेसिकली अगर हम गिट में करेंगे ना, तो गिट में तो क्या हो जाएगा कि हम सेम ही फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद वो उन दोनों के बीच का दिखा देगा। अब यहाँ पे देख, दोनों की एक्टिविटीज कंपेयर कर रहा है कि इसके नेम स्पेस में क्या है, इंपोर्ट जो करते हैं, और यहाँ पे हमारी क्या आ गई, मॉडिफाइड एक्टिविटी, मतलब ये इसका बैकएंड कोड को देख रहा है मोस्टली। और ये सीक्वेंस आ गया, तो इसके अंदर हमने क्या क्या करा, वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्टिविटीज कौन सी हैं, तो ये सब इनके अंदर आ जाता है। ये जो है ना, जब हम गिट से वर्क करते हैं तो बहुत फायदेमंद रहता है। तुम अपना अभी वाला करंट जो भी स्टेट है और जो पुरानी स्टेट है उनमें चेक कर सकते हो क्या डिफरेंस है। जैसे हमने कल कुछ बनाया था, आज कुछ अपडेट कर दिया, पता चला बॉडी रन नहीं कर रहा, और हमें अब देखना हमने लास्ट में से क्या करा था कि बॉट चल रहा है, तो वहां पे आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि you read data from an Excel file into a data table called DT employee. The Excel data is shown in the following graphic. Okay, you are required to filter the data table to get the rows with employees from the finance and IT department whose salary is less than 30,000. Okay, तो मतलब कोई ऐसे लोग चाहिए जिनका डिपार्टमेंट आईटी हो या फाइनेंस हो, और दोनों की सैलरी जो है लेस देन 30,000 होनी चाहिए। तो अगर इसका देखें, फर्स्ट वाली क्वेरी देखें तो डिपार्टमेंट आईडी आईटी होनी चाहिए एंड डिपार्टमेंट फाइनेंस होना चाहिए, तो ये तो गलत है, और होगा। और वाला, अब यहाँ पे और ये दोनों तो सही है, बट यहाँ पे भी और लग रखा है, तो ये इसकी श्योरिटी नहीं, इसमें एंड होना चाहिए। थर्ड में देखें तो यहाँ पे इसने सेपरेट नहीं कर रखा, इसका मतलब है कि तीनों के बीच में कोई भी ट्रू हुआ तो चलेगा, मतलब ये दोनों में ट्रू और इन दोनों में एंड लग रहा है, जबकि इस पूरे पे एंड लगना चाहिए जो कि फोर्थ वाले में है, डिपार्टमेंट आईटी या फ्रांस हो या फिर सैलरी 30,000। तो इससे क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो और ये ट्रू हो तो ये ट्रू देगा। What are the difference between send window message and simulate type? Okay, तो इसका हॉटकी का होता है कि सिमुलेट टाइप तो सिमुलेट टाइप बेसिकली जब हमें कीबोर्ड का यूज नहीं करना होता, वैसे दोनों का काम होता है, जब हम ये नहीं चाहते कि हमारे कीबोर्ड से टाइप हो, बैकएंड में टाइप हो जाए एप्लीकेशन के उसके, तो हम जो है ये सिमुलेट और सेंड विंडो मैसेज यूज करते हैं। तो जो सिमुलेट टाइप होता है वो मैंने कुछ एक्टिविटीज, मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस में एक्टिविटीज लगाई थी टाइप इनटू वाली, और उसमें मैंने ये सिमुलेट टाइप को ट्रू किया। तो अब वो क्या कहते हैं, जैसे पहले क्या होता था, एक एक वर्ड लिखता हुआ आपको दिख रहा है, अब वो एक बार में लिखा हुआ आता है, लेकिन वो फिर भी मेरी प्रोसेस हिडन नहीं हुई अभी तक। और बस इसका ये एक प्रॉपर्टी है कि सिमुलेट टाइप के साथ ना हॉटकी सपोर्ट काम नहीं करता, जबकि विंडो मैसेज में करता है। और बाकी अगर देखें तो एम्प्टी फील्ड का तो एम्प्टी चेकबॉक्स होता है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कह रहा है सेंड विंडो मैसेज डज नॉट वर्क इन द बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड में ही काम करता है। और ये जो है कंपैटिबिलिटी, ये दोनों कंपैटिबल हैं ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के साथ। बस अब जैसे 100% ऑफ एप्लीकेशंस कह रहे हैं सिमुलर टाइप, बट आई गेस जो OCR बेस्ड होती हैं या हम वर्चुअल मशीन पे करते हैं उनमें काम नहीं करेगा शायद। After finishing a development, a developer observes in UVT that a selector corresponding to a UI element within an application changed. Okay, based on UI path, what is the correct sequence step developer should do to debug the error and remedy the issue? Okay, मतलब कि कहीं भी हमारे उसमें कोई एरर आ गया, उसको सही कैसे करेंगे? Update the selector causing the exception to make it more dynamic and robust. Check the logs for the error location. Validate the selector and add a breakpoint to the activity. Run in debugment to ensure the process runs without the exception. पहला तो होगा चेक दी लॉग्स, मतलब अगर हमने बनाया है, प्रोडक्शन में है या टेस्टिंग के लॉग में हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारी एरर आई है। अब
validate the selector and add a breakpoint at the activity. अब अगर उसको मुझे सही करना है तो पहले मुझे उसको ये करना पड़ेगा, वैलिडेट, फिर फिर उसको मैं रोबस्ट उसको बनानी पड़ेगी। causing the exception to make it more dynamic and robust. क्योंकि अब जब मैं लास्ट में सेलेक्टर को debug। अपडेट करूंगा तो पता चलेगा कि वो कहाँ पे एरर दे रहा था। अब फिर उसको एक बार डिबग मोड में रन करूंगा तो चेक कर सकूं कि उसमें कोई एरर आ रही है या नहीं आ रही, राइट। वैलिडेट द सेलेक्टर एंड ऐड अ ब्रेक पॉइंट एट द एक्टिविटी। तेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए कोई? मेरे हिसाब से एक तो नहीं, बस इसमें सेकंड और थर्ड में पक्का सही ना। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं अपडेट कर दूं मेक इट मोर डायनामिक रोबस्ट और उसके बाद वैलिडेट द सेलेक्टर को वैलिडेट नहीं, करूं एंड ऐड अ ब्रेक। वैलिडेट तो हम चेंज डायनेमिक बनाने के बाद करते हैं ना, चेंजेस करने के बाद वैलिडेट करते हैं उसे, और फिर ब्रेक पॉइंट ऐड करके डिबग करते हैं। बट अगर मैं इसको अभी रन करूंगा ना तो क्या करेगा, वो उस हाँ। पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आके रुक जाएगा। हाँ तो सही है ना यार, अगर मतलब उस एक्टिविटी पे आके रुकेगा तभी तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ, या फिर ये है कि मैं अलग से मैन्युअली खोल के उसको अपडेट कर दूं सेलेक्टर को, उसको डायनामिक बना दूं, फिर उसको वैलिडेट करूं सेलेक्टर को और ब्रेक पॉइंट एक्टिविटी एक्ट कर दूं और रन इन डिबग मोड करूं टू इंश्योर द प्रोसेस रन्स विदाउट द एक्सेप्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला, ट्रिकी है। Validate the selector and add a breakpoint at the activity. Then update the selector causing the exception. Process more dynamic and robust. I guess ये होना चाहिए शायद। What do you say? मतलब हम जो है लॉग से चेक करा, एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया हमें, क्योंकि उसको क्या करना है, डिलीवर डिबग द एरर एंड रिमेडी द इशू। अभी मैं ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा तो ये वाली एक्टिविटी रन नहीं होगी। मुझे पता है यहाँ पे कोई एरर है सेलेक्टर का, लेकिन नहीं पता क्या सेलेक्टर सही करना है मुझे। मैंने अब इसको रन करा डिबग मोड में, ठीक है, तो वो गारंटेड जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए वहां पे आके वो रुक जाएगा। फिर मैं उसके एडिट सेलेक्टर में जाके उसका वैलिडेट कर सकता हूँ। नहीं, वो वैलिडेट नहीं होगा मुझे पता है, तो मुझे अपडेट करूंगा टू मेक इट मोर डायनामिक एंड रोबस्ट और फिर वो सही हो जाएगा। लेकिन लास्ट में तो हमें उसे लास्ट में ना डिबग करके रन करना है विदाउट एक्सेप्शन। तो अगर आप रन करते हो तो फिर अगर वो ब्रेक पॉइंट पे आके सेलेक्टर वैलिडेट नहीं होता है तो एक्सेप्शन। नहीं, अगर हम इसको यहाँ पे डिबग मोड की बजाय नॉर्मल रन करते ना, यहाँ पे इसने ब्रेक पॉइंट लगाया है, उसका रीजन ये है कि इसको एक बार डिबग मोड में रन करना है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट नहीं लगाता तब तो इसका कोई सेंस होता कि तुम टेस्टिंग के लिए पर्पज से कर रहे हो। बट यहाँ पे उसने ब्रेक पॉइंट लगाया। ब्रेक पॉइंट क्या है, अगर तुम रन करोगे तो तुम्हारे प्रोसेस को रोकता नहीं है, बट अगर तुम डिबग करोगे तो तुम्हारे उस प्रोसेस को ब्रेक पॉइंट पे आकर पॉज कर देगा, तो वहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है ना कि कोई एक एक्टिविटी है, मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर उस एक एक्टिविटी तुम्हारे किस पार्ट पे आती है, उसको मैन्युअली खोलने की बजाय बेस्ट तरीके वहां पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दो, बॉट को ही सारा प्रोसेस करने दो सारा, और जब वो उस पॉइंट पे आ जाए बॉट को रोको, एक्टिविटी को अपडेट कर दो और सही हो गया। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा, देखते हैं बाकी लास्ट में 13 वाला याद रखेंगे। इसको रिव्यू लेटर चेक कर दो तो बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं। A developer needs to create a process to read values from an invoice and store them in a local Excel file. The invoice file is a scanned PDF. What is the recommended activity to retrieve the text from the PDF? अब क्योंकि scanned है तो simply मतलब है कि वो फोटो होगी एक तरह की, फोटो के लिए हमारे पास OCR है। That's it. OCR। What is the main advantage अरे of भैया RE? एक चीज पूछूं मैं। जैसे ये डेटा एंट्री वाले जॉब्स होते हैं। हाँ मैं उसमें मैं अप्लाई भी कर चुका हूँ कई बार कि हमें अगर मिल जाए हम तो 5 मिनट में कर देंगे, महीने भर की इनकम भी हो जाएगी। लाइक उसमें ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ना जो प्रिंटेड बुक से पीडीएफ बनाने का काम करते हैं। हाँ तो उसको ये सब स्कैम मुझे। हाँ कर सकते हैं।
द ओनली थिंग इज कि हमें वो प्रिंटेड बुक्स की स्कैन कॉपीज कंप्यूटर में डालनी पड़ेगी बैठ के। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं यही सोच के ना गया था इस पे फ्रीलांसर पे। मैंने भी। एंड वो लोग, हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे जॉब बताए थे, मैं बाद में बताता हूँ, बाकी वो फालतू ही था। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ आरई फ्रेमवर्क परफॉर्मर प्रोसेस? अच्छा ओके, परफॉर्मर का क्या काम होता है? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एंड दैट देम डायरेक्ट टू द क्यू। ये तो हमारे डिस्पैचर का काम होता है। ऑल आइटम्स फ्रॉम द क्यू कैन बी प्रोसेस्ड एट वंस। एक बार में एक ही प्रोसेस होता है। मल्टीपल रोबोट्स रन द सेम प्रोसेस विद अ सिंगल क्यू। हाँ ये हो सकता है। प्रिपेयर्स द डेटा इन अ कॉमन फॉर्मेट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर है थर्ड। तुम मल्टीपल एक सिंगल क्यू को मल्टीपल रोबोट्स को असाइन कर सकते हो, वो साइमल्टेनियसली काम करें। टाइम मिलेगा तो अपन इसको प्रैक्टिकल करेंगे आज। तेरे सिस्टम का बॉट मैं मेरे आरी ऑर्केस्ट्रेटर से, फ्रेमवर्क। आरी फ्रेमवर्क नहीं, तेरे सिस्टम के बॉट को मैं अपने ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट कर दूंगा और फिर एक क्यू बनाऊंगा जिससे लाइक समझ ले सर्टिफिकेट जनरेशन हो गया। तो दोनों के साइमल्टेनियसली दोनों के सिस्टम पे सर्टिफिकेट बनेंगे और मेल होंगे। उससे ऐसा हो जाएगा मतलब 100 अगर आइटम्स है क्यू के अंदर, 50 जैसे मेरे सिस्टम पे हो गए, 50 तेरे सिस्टम पे हो गए। वो मतलब अपने आप देख लेगा कि जिसके सिस्टम पे फास्ट चल रहा है वहां पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। Okay, a developer करते scraps हैं data मेरे from a में भी। website and stores it in 3 variables: first name, last name, city. When passing the data to another workflow to be used later in the process, the developer wants to store the 3 variables in a data structure named user data. Based on best practice, which data structure and assignment should you use? Okay. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें 3 वेरिएबल हैं स्ट्रिंग के, उनको हमें वर्कफ्लो में आगे पास करना है। तो उसके लिए हम क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? एरे यूज कर सकते हैं या लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हम कर सकते हैं। टाइप स्ट्रिंग एरे टाइप। ओके, अब या तो ये है या ये है। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब इसमें क्या सीन है कि हमारे पास हमें फिक्स है। यहाँ पे पहला कह रहा है बेस्ड ऑन योर बेस्ट प्रैक्टिस। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये चीज फिक्स है कि कितने वेरिएबल्स होंगे या एरे के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम एरे यूज करेंगे। एरे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट? एरे का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लिस्ट का डायनामिक होता है। तो बट लेकिन लिस्ट ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करता है। सो द आंसर इज स्ट्रिंग एरे। इससे हमारी मेमोरी भी बचेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। Now you have a data table called DT1. In order to preserve the schema of DT1 into a new data table called DT2, which method should you be used? So DT1 डॉट इसका काम बेसिकली यहाँ पे दो एक्टिविटी है, क्लोन एंड कॉपी। कॉपी का वर्क होता है पूरी टेबल को कॉपी कर लेना दूसरे वेरिएबल में, मींस डेटा एंड स्कीमा बहुत। तो बट क्लोन का काम होता है खाली स्ट्रक्चर को कॉपी करना। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। DT2 में D1 का क्लोन नहीं स्ट्रक्चर कॉपी कर दो। ओके, अगेन हमारे पास एक वर्कफ्लो है, प्रॉपर्टीज देख लेना अच्छे से, तेरे को आंसर देना है। Based on the configuration shown in the graphics, what is the result of the execution of these activities if neither calculator nor snipping tool are open at runtime? Okay. तो अब ये पैरेलल एक्टिविटी जो है उसमें लेफ्ट साइड में कैलकुलेटर है एंड राइट साइड में स्निपिंग टूल है। पैरेलल एक्टिविटी कभी यूज करिए? नहीं। ओके, तो पैरेलल एक्टिविटी क्या कहती है? वो पहले लेफ्ट साइड वाला एग्जीक्यूट करती है। अगर कहीं पे भी उस एक्टिविटी में डिले आ जाता है या प्रोसेसिंग हो रही है तो वो सेकंड एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाती है ताकि बहुत टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या होगा? दोनों के दोनों खुले हुए नहीं है। एरर किस में आएगी? कितनी एरर बेसिकली कितनी देर बाद आएगी? इसका टाइम आउट है 2 सेकंड, इसका है 4 सेकंड। तो बताना क्या है हमें कि एरर किस में आएगी। यहाँ पे बोल रहा है 4 ऑप्शन है कि वर्कफ्लो थ्रोज एन एक्सेप्शन आफ्टर 2000 माइक्रोसेकंड इन फाइंड एलिमेंट कैलकुलेटर। देन ये कह रहा है कि कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी और 4 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। तो एक्सेप्शन तो होगी। वर्कफ्लो थ्रोज एन एक्सेप्शन आफ्टर 4000 माइक्रोसेकंड्स और यहाँ पे नो एक्सेप्शन। तो व्हाट इज योर आंसर? वो क्या रहा है एक्चुअली इसमें? ओके, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कैलकुलेटर है और स्निपिंग टूल है। ठीक है, दो एक्टिविटीज पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब है कि पहले बॉट जो है ये वाली लेफ्ट वाली एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा।
कहीं भी अगर बॉट को हम्म होता है कि लोडिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, मींस बॉट कोई काम नहीं कर रहा, वो खाली हो गया, या मतलब यहाँ डिले लगा दिया हमने एक, तो कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो ऐसे में वो सेकंड वाली एक्टिविटी पे प्रोसेस करने लग जाएगा, जब तक अगेन सेकंड वाली पे कोई डिले टाइप नहीं आता वर्क। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारा कैलकुलेटर पे आएगा, कैलकुलेटर तो ओपन नहीं है, तो एक एरर आएगा, कैलकुलेटर ओपन नहीं है, तो वो कितनी देर, 2 सेकंड वेट करेगा इस एक्टिविटी को ढूंढने के लिए। 2 सेकंड बाद उसको पता चला ये ओपन नहीं है, एरर, इस पे तो कभी गया ही नहीं वो। सो इट्स लाइक वर्कफ्लो थ्रोज एन एक्सेप्शन आफ्टर 2000 माइक्रोसेकंड कैलकुलेटर एक्टिविटी। फाइनली ठीक। Okay, again, a developer configured the property for a click activity element inside a web page as shown in the figure. During runtime, selector is invalid. What occurs when this click activity executes? बताओ, ये इस तरह के तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। 30 seconds. Continue to next activity after 30 seconds. शाबाश। क्योंकि Wait 2 है। before clicking the center of the web page. Before नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, because हमारा जो डिफॉल्ट टाइम आउट होता है वो 30 सेकेंड्स होता है हर एक्टिविटी का, और कंटिन्यू एरर ट्रू है तो इसलिए वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाएगा। A developer is creating a background process automation. What should be avoided in this type of processes? Okay, background automation करना है तो simply UI interaction नहीं होना चाहिए। API calls, mail activities, exception handling सब कुछ background में हो जाती है, इनका front end से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं किसी वेब पे सपोज गूगल फॉर्म फिल कर रहा हूँ डेटा से, हाँ, तो वो बैकग्राउंड में नहीं हो सकती? हो सकती है ना। अगर गूगल फॉर्म भर रहे हैं हम, उसके सारे सिमुलेट क्लिक को हम बैकग्राउंड में कर सकते हैं। यूआई इंटरेक्शन इज लाइक कहीं हम यूजर इंटरफेस से कर रहे हैं, जैसे ही हम सिमुलेट क्लिक या सेंड विंडो मैसेज का यूज कर लेते हैं, तो उसी वक्त हम मतलब उसके जो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, जो उसका इनबिल्ट सेलेक्टर्स होते हैं वेब पेज के, क्रोम के, उनके थ्रू वो ऑपरेट करने लग जाता है, रेदर देन माउस क्लिक या टाइप हमारा कीबोर्ड यूज करने के। कहीं भी अगर तुम अपने कीबोर्ड या माउस का यूज करोगे किसी यूआई एलिमेंट से ऑपरेट करने, तो वो यूआई इंटरेक्शन कहलाएगा, यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन कहलाओ, यूजर इंटरेक्शन। A developer implemented a dispatcher process using the RE framework to upload items to a queue. Okay, each queue item contains an ID of a ticket. Okay, मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ। एक क्यू है, क्यू पे हमारे पास हमें आइटम अपलोड करना है। ठीक है, अब क्यू में डेडलाइन सेट, 2 चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी और डेडलाइन। तो डेडलाइन क्या होता है कि ये क्यू इस डेडलाइन तक हमारा प्रोसेस हो जाना चाहिए, और प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं कि इसकी नॉर्मल प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, या हाई प्रायोरिटी का क्यू है। अगर हम इसका देखें तो इसका आंसर है ये, क्योंकि डेट टाइम डॉट नाउ, ओके एक सेकंड, टुडे तो हो गया सिर्फ आज का, बट नाउ हमें टाइम डेट देगा एक, टुडे क्या देता है मतलब आज की डेट देगा, नाउ से हमें मिलेगा डेट टाइम, जो कि इसको वेरिएबल चाहिए होता है। तो इसके ऑप्शन बचे सेकंड या फोर्थ। अब जो सेकंड वाला है ऐड न्यू सिस्टम डॉट टाइम स्पेन, तो हमें क्या करना है, हमें तो 1 घंटा ऐड करना है खाली, तो ये टाइम स्पेन मतलब माइक्रो सेकंड में ऐड करने के बजाय कुछ भी नॉर्मल 1 ऐड 1 आवर करेंगे तो हो जाएगा। Okay, again same selectors, select this, okay, that find to for more info। okay, तो क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि एक पीडीएफ है, उसमें से मल्टीपल हमें वो निकालने हैं, उसकी ही फील्ड्स के वैल्यूज पे सेलेक्टर वर्क करना चाहिए कि रीड कर सके। तो नेम यहाँ पे एक तो ये है, ये चीज इसको हमें डायनामिक करनी होगी, तो उसके लिए एक एस्टेरिस्क लग जाएगा, जो आई गेस इन तीनों में लग रखा है। तो थर्ड वाला डिस्क्वालीफाई हुआ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बचे। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि मल्टीपल फील्ड से निकालना है, मतलब जो पीओ नंबर है ये भी डायनामिक होना चाहिए, तो वही हम इसकी जगह एक वेरिएबल यूज कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क वो सिर्फ सिंगल, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 0 या 1, कोई एक कैरेक्टर, तो यानी कि ये डिस्क्वालीफाई। फिर सेकंड वाला, इसमें यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये भी डिस्क्वालीफाई। यहाँ पे इसने एक वेरिएबल यूज कर लिया फील्ड नेम, बट यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, एस्टेरिस्क नहीं है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई है। बचा फोर्थ जो हमारा सही है।
ओके रिज्यूम करता हूँ. A developer is using UI Explorer and identifies an element. After identification, the validate button appears as shown in the following graphic. What does it indicate about the selector? बता. Warning. क्या? Warning. नहीं. कभी edit selector करेगा ना, ये तब आता है हाँ. जब हम अपडेट करते हैं हमारे सेलेक्टर को. वैलिडेट नहीं, वापस. मतलब हमने अपडेट कर दिया, वैलिडेट नहीं करा अभी वापस. तो इसका मतलब हो गया कि उसको सेलेक्टर इज मॉडिफाइड एंड कैन बी रीवैलिडेटेड. मतलब हमने कोई मॉडिफिकेशन करा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है वापस से चेक कर लो ये सही है या नहीं है. तो ये गलत है. हाँ, सेकंड सही आंसर. रेड मतलब वार्निंग होता है ना. रेड मतलब होता है कि सेलेक्टर जो है हमारा वो नहीं है, वैलिडेट नहीं है. वार्निंग जैसा कुछ नहीं होता, मतलब एक होता है सही, गलत, या फिर तुमने अपडेट करा है उसको चेक कर लो, बस 3 होते हैं. येलो मतलब मॉडिफाइड, नीड टू चेक. रेड मतलब गलत, वापस से सही करो. और ग्रीन मतलब ऑल परफेक्ट. A developer uses workflow analyzer to check the process shown in the graphic. Okay, workflow analyzer को अगर ऐसी कोई भी चीज दिखाएंगे तो according to UiPath rules वो इसको एक potential infinite loop समझेगा. बिकॉज जब बॉट को क्या है ना, ये जो चीजें कि काउंटर +1 हमारा <5 होगा तो फॉल्स पे जाए, ये चीज तो हमारी रन टाइम पे कैलकुलेट होती है. एंड प्रोबेबली यहाँ पे हम फॉल्स भी कहीं डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो इस हिसाब से दिस इज मोस्ट प्रोबेबली पोटेंशियल इनफिनाइट लूप. नेक्स्ट, a developer designed a process that is best suited for a linear process. क्या यूज करोगे? लीनियर प्रोसेस है, सिंपल है, सीक्वेंस. अपना सीक्वेंस. ओके, अगेन सम इमेजेस. तो हमारी ये क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट टाइम आउट होता है ना 30 सेकेंड्स का इन एक्टिविटीज में, टाइम आउट वगैरह में, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होता है हमारी सेटिंग्स के अंदर यूआईपाथ की. तो यहाँ पे अब इसने कहा कि इसने ये कुछ सेटिंग्स कर दी डिफरेंट. Which value be used for the time delay before executing the click activity. यहाँ पे क्लिक एक्टिविटी के प्रॉपर डिले बिफोर में कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ये डिफॉल्ट वाली लेगा. अब डिले बिफोर में एक सेकंड, यहाँ पे कह रहा है क्लिक एक्टिविटी इन दी रन मोड. रन मतलब प्रोडक्शन में, तो यानी कि 400 माइक्रोसेकंड. अगर यहाँ डीबग मोड होता तो 200 माइक्रोसेकंड लेता. तो इसका आंसर हो गया 400 मिली सेकेंड्स. ओके. A developer wants to build a custom solution in the project using the invoke code activity. What should be the first ensure the necessary namespace are imported? Okay, इसका तो सिंपल है, imports panel. अभी जब मैंने इसे कंपेयर करके दिखाया था ना, टॉप पे वो सबसे पहले import namespaces दिखा रहा था. Same as that. A developer needs to read data from invoices and extract data into another system. Each invoice can be processed separately and their process does not matter. So this is a transactional process जो हम जैसे क्यूज की मदद से करने वाले हैं, आज सोचा है हमने, वैसा ही कुछ है. अब इसको अगर हम बाकियों को कहेंगे गलत क्यों है? लाइब्रेरी इज नॉट अ प्रोसेस, लाइब्रेरी इज समथिंग डिफरेंट. लीनियर, हमारे पास मल्टीपल इनवॉइसेस हैं तो लीनियर तो होगा नहीं, प्रोसेस हमारा बार बार चलेगा. इटरेटिव आई एम नॉट श्योर, बट इटरेटिव आई थिंक होता है कि हम एक ही प्रोसेस को बार बार करें. यहाँ पे हमारा आइटम चेंज हो रहा है एंड पॉसिबल है कि इनवॉइसेस, क्योंकि needs to read invoices from data can be processed separately. Each invoice separately process हो सकता है तो अलग हो जाएगा. हो सकता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई हो, डिफरेंट तरीके से वर्क करें. ओके. A developer needs to debug a process based on the orchestrator logs. Although there are no exceptions in the process, the transaction status of the queue item remains in process. Okay. ये कह रहा है कि जो क्यू आइटम है ना, उसका स्टेटस मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 तरह के होते हैं, न्यू, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड या फिर फॉल्टेड, फेल्ड, सक्सेसफुल और फेल्ड. तो अभी वो इन प्रोग्रेस में ही है, तो इसका मतलब क्या है कि गेट ट्रांजैक्शन डेटा से उसने प्रोसेस ले तो लिया, तो वो इन प्रोग्रेस में चला गया क्यू आइटम जैसे लिया, बट प्रोसेस करने के बाद सेट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी यूज नहीं करी और उसको स्टेटस उसका सेट नहीं करा. इसका आंसर हो गया फर्स्ट. बाकी देखे तो एक बारी बाकी सब नहीं है. सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस एक्टिविटी वाज नॉट यूज्ड टू सेट द स्टेटस, जो कि प्रोसेस स्टेट में होना चाहिए. बेस्ड ऑन द ग्राफिक्स, ओके,
logs of which level will be sent to the orchestrator during the process execution this okay। तो यहाँ पे भी एक और चीज है, जो लॉग लेवल होता है ना यूआई पाथ का इतना मतलब दो तरह का होता है। मतलब बेसिकली यूआई पाथ का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप जो लॉग लेवल सेट करोगे वो और उससे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सब ऑर्केस्ट्रेटर पे चले जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब लॉग लेवल कहें ना तो यहाँ पे मल्टीपल लॉग लेवल्स होते हैं। दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे गए प्रेफरेंस में और ऑर्केस्ट्रेटर सेटिंग। तो यहाँ पे जो लॉग लेवल है इसका मतलब क्या होता है, अगर जैसे मैं वार्निंग सेलेक्ट करता हूँ, वार्निंग और वार्निंग से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो यानी कि एरर और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अगर सेलेक्ट करूँ तो इसके नीचे के सारे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वर्बोस जैसे ये वर्बोस हमें खाली हमारे उसका नाम देता है, एक्टिविटीज का नाम देता है। नहीं, वर्बोस हमें आई गेस हमारे आर्गुमेंट्स का नाम देता है। ट्रेस हमें हमारी उसका देता है, आई एम नॉट श्योर ट्रेस और वर्बोस का एक होता है जो हमें आर्गुमेंट्स के वैल्यूज देता है और एक होता है जो हमें एक्टिविटीज का नाम देता है। इन्फॉर्मेशन होता है जो हम लॉग लगाते हैं ना खुद से, लॉग मैसेज एक्टिविटी लगा देते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन के आ जाते हैं। एंड वार्निंग एरर क्रिटिकल आज तक तो मेरे प्रोजेक्ट में आई नहीं, बट द आइडिया इज कि जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो और उसके नीचे के सारे हमारे काउंट होते हैं। तो अगर ट्रेस है तो ट्रेस एंड अबव की प्रायोरिटी के जो होंगे वो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। A developer is automating a desktop application and needs to fine tune a selector. With selector tag or is not available in desktop application. अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो मतलब वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं तो मतलब वेब कंट्रोल नहीं होगा, सिंपल। जो वेब कंट्रोल टैग है वो नाम से ही है, वो हमारे ब्राउजर के साथ आता है। A developer notices that in a process that uses RE framework, sometimes the init fails with an application exception. What happens in the init state fails? Okay, ये भी RE framework के सेशन में आएगा, but it's like init fail, init state में क्या होता है कि जो हमें एप्लीकेशन में प्रोसेस करना है ना, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ऑटोमेशन बॉट बनाया हमने, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्हाट्सएप खुलना चाहिए, वो हमारी इनिट स्टेट हो गई जो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो। तो अब अगर पहली बार में व्हाट्सएप नहीं खुला तो वो क्या करता है, सीधा एंड स्टेट पे चला जाता है और यूजर को कह देता है कि एप्लीकेशन सारी क्लोज हो गई और बॉट बंद हो गया, वहां पे एक एरर आ गया। इसको कोई रिट्राई नहीं करता, रिट्राई सिर्फ तभी करता है अगर वो इन प्रोसेस हो, हम कोई आइटम प्रोसेस कर रहे हैं और वहां कोई एरर आ जाए तो वो उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है। और पता है ऐसा क्यों होता है, मेरे ख्याल से मेरा सिनेरियो है, मान लो हमने शेड्यूल कर दिया प्रोसेस को और सिस्टम ही बंद है, तो बार बार रिट्राई करने से अच्छा वो एक बार में बंद कर दे। In its state is retried, not retried, not retried. Execution goes to end process after when retry. No, last one. Execution goes to end process without any retries on the system error transition. A developer was asked to build a process that will run on a window in the background of an employee's machine. To ensure the UI automation runs, which activity must be avoided. Okay. Type into और click, ये तो हम simulate type से कर सकते हैं। Now बचे input dialog और send hotkey। hotkey में नहीं होता, आपने कहा था। नहीं, send hotkey में वो simulate type और window नहीं होते। हाँ, बैकग्राउंड में नहीं होते ना, तो send hotkey होगा। To ensure the UI automation runs in the background, which activity must always be avoided। हाँ, शाबाश। इसको फिर भी रिव्यू फॉर लेटर करता हूँ मैं। जैसे मैंने कोई ब्राउजर खोला है और मुझे उसको आइटरेशन में कट करना है, ठीक है। ब्राउजर खोला, जैसे मैंने बोला था एक बार रिपीट करना। कहीं पे साइन अप करना है, मुझे कहीं पे साइन अप करना है, तो उसके लिए मैं उसको प्राइवेट में खोल लूंगा, नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, फिर उसको कट करूंगा, फिर वापस क्रिएट करूंगा। तो ये चीज तो होगी नहीं ना हॉटकी वाली, बैकग्राउंड में करें तो। हाँ, तो हॉटकी वाली नहीं होगी, बैकग्राउंड में अगर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरत क्या आती है हॉटकी की? हॉटकी तब काम आती है जनरली हमें पेज डाउन करना हो ऑनलाइन उसमें, तो वो हेल्पफुल रहती है। बट हमारे हॉटकी का आई गेस एक काम कर सकते हैं, अगर हम उसको हमें डिफाइन नहीं करना ना, मतलब पीछे वाले में डाउट है, अगर हम हॉटकी को कोई भी इंडिकेट ऑन एलिमेंट नहीं करते, कोई सेलेक्टर सेट नहीं करते, तो वो क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट वो की प्रेस कर देती है। तो अब अगर बैकग्राउंड ऑटोमेशन में कुछ ऐसा हो, तो होना नहीं चाहिए कि आप कोई हॉटकी प्रेस करो और कुछ हो जाए, नहीं कोई सेंस नहीं है, सेंड हॉटकी को कोई सेंस नहीं है।
During testing, a process fails due to a timeout. The developer wants to know every activity the process completed while reviewing the logs in Orchestrator. To ensure the logs provide every activity descriptive information which logging level must be set. So the developer wants to know every activity the process completed while reviewing the logs in the Orchestrator. Okay. Information critical trace. So trace या verbose. सो ट्रेस तो ओके हाँ देखो ट्रेस का काम क्या होता है, ट्रेस का काम होता है जब कोई हमारा कोई एक्सेप्शन होता है ना तब वो ट्रेस का लॉग जनरेट होता है। कहीं भी अगर मतलब ट्रैक कैच लगाया हुआ है, कोई एक्सेप्शन आ गया या एरर आ गया तब वो ट्रेस ढूंढता है। तो यहाँ पे होगा वर्बोस। वर्बोस हमारा हर एक्टिविटी का नाम, उसके वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट वो सब इंक्लूड करता है। ओके नेक्स्ट, a click activity with a partial selector is nested inside another activity. Okay, तो इसका आंसर होगा हमारा गेट एक्टिव विंडो। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है कि मतलब इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ये जो है थोड़ा ट्रिकी है। बाय डिफॉल्ट तो क्या है ना, जो हमारा मतलब है कि हाँ क्वेश्चन में बताता हूँ कि पार्शियल सेलेक्टर के ऊपर है। जैसे कई बार देखा है अटैच विंडो के अंदर हम कोई एक्टिविटी डालते हैं तो हर एक्टिविटी का जो टॉप लेवल सेलेक्टर होता है वो अटैच विंडो का ही आ जाता है, जो कि अनचेंजेबल होता है। हम अटैच विंडो का चेंज करेंगे तो हर एक्टिविटी को टॉप लेवल जो सेलेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। तो एक्सेल एप्लीकेशंस को वो डू वाइल में तो कोई सेलेक्टर का सिनेरियो नहीं होता। ऑन एलिमेंट अपीयर दो ऐसा प्रोवाइड कराता है, बट गेट एक्टिव विंडो के कोई सेलेक्टर होते नहीं। तो आंसर होना चाहिए ऑन एलिमेंट अपीयर। बट अकॉर्डिंग टू यूआई पाथ, इसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता अभी तक, पर मैंने टेस्टिंग करी थी कि अगर मान लो मैं डेस्कटॉप रिकॉर्डर यूज करूं जो कि हमें वो देता है, पार्शियल सेलेक्टर्स प्रोवाइड कराता है। अब मैं क्लिक एक्टिविटी यूज करता हूँ और कोई एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, नो एंड सेव। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ना ये अटैच विंडो के अंदर है तो इसके ये पार्शियल सेलेक्टर आए हैं और ये जो ऊपर का है ये अटैच विंडो का मेन रूट सेलेक्टर है। अब मैं अगर इसको बाहर रख दूं, नहीं बाहर रखने, हाँ चलो ठीक है बाहर रख दूं और इसको डिलीट कर दूं, तो इसके पास वही पार्शियल सेलेक्टर है। अभी देखना एरर क्या देता है, यही हमारा आंसर होगा जो एरर आएगा, ये रहा। The target element was not specified for this activity. You should set its target property inside of a scope activity such as attach browser, open application, attach window, get active window, and get active window. That is our answer. Now let's go back. A developer is automating a process which retrieves technical product details based on user input. The process steps include asking the user for a product name, okay, using the input as a search string in an online catalog, okay, scrapping the structured result list. The developer discovers that the title of the search result page is generally dynamic by using the search string, okay. Based on the graphics, what is the recommended way to ensure the robot locates the correct page, okay. तो जो टाइटल पेज होगा उसके अंदर जो हमारा सर्च स्ट्रिंग होगी, हमें उसको अगर बस एस्ट्रिक से रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। सो सिंपली जो हमारा अटैच ब्राउजर है हमें उसका सिलेक्टर सही करना है, दैट्स इट। क्योंकि हमारे अटैच विंडो के अंदर ही हमारे हर विंडो का टाइटल आएगा। A developer wants to create an automation that iterates through a dictionary and prints the value of each key. Which activity can iterate through a dictionary? Okay. Select item, ये कोई भी लिस्ट ड्रॉप डाउन के लिए होता है। स्विच मल्टीपल यूज केस के लिए होता है। फॉर ईच रो हमारी गिवन टेबल के लिए होता है। तो बचा हमारा फॉर ईच जो किसी भी एन्यूमरेबल आइटम के लिए वर्क करता है। थोड़ा सा बचा है। A developer created a process to capture caller data from a call center application. The process is designed to help a call center employee enter details about a call into an Excel sheet. For instance, the employer starts the attended robot and the robot performs the following task. Scraps the structured data from the application, performs data manipulation to match and format the data, writes the formatted data into the Excel sheet, sends the Microsoft Outlook email with Excel sheet attached. Okay.
तो which activity requires modification to some of the properties. Okay, तो ये कह रहा है कि कुछ 4 ऑपरेशन करता है, हमें किसी एक्टिविटी में कुछ मॉडिफाई करें कि वो बैकग्राउंड में काम करने लग जाए। तो जो ये नीचे के 3 है ये तो डेफिनेटली बैकएंड में ही काम करते हैं। सेंड आउटलुक मेल मैसेज भले ही हमारा आउटलुक खोलता है बट वो फ्रंट एंड में कभी नहीं आता, वो जस्ट ओपन करता है टास्क बार में। एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर हमारा एक विजिबल ऑप्शन होता है जिसको हम अगर चेक हटा दें तो वो विजिबल नहीं होगी और बैकग्राउंड में हमारा एक्सेल वर्क कर लेगा। कुछ लोगों के सिस्टम में होता है कई बार यहाँ पे एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप एच रिजल्ट एरर दे देता है जिनका पुराना होता है या परचेज नहीं होता एक्सेल। सो उसके अंदर सिंपल सा उसका सॉल्यूशन होता है, सिंपल सा सॉल्यूशन अगर तेरे भी हो कि जो एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का वर्जन है उसको अराउंड 1.5.3 यूज कर लो। तो वो उसके बाद क्या आई एम नॉट श्योर माइक्रोसॉफ्ट पे काम करेगा नहीं करेगा, बट जो दूसरे होते हैं ना लाइक WPSF फ्री जो होता है मैं यूज करता हूँ उसमें वो काम करने लग जाता है। जस्ट एक राउंड अबाउट वे है हमारे पास। तरीका भी है, लाइसेंस नहीं है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का। तरीका भी है उसको मिलने का, जस्ट गेट अ फ्रेंड फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी जिसको अलाउड उसकी आईडी पे माइक्रोसॉफ्ट का मिला हुआ लाइसेंस, समवन लाइक माय फ्रेंड जिसने मुझे अपना दिया और मेरा पास ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट चलने लग गया स्टूडेंट अकाउंट। इसका बाद में बताऊंगा कि दोस्त कहाँ से भी मिल सकता है वो भी पता है। ये बताना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ तो अभी यहाँ पे करके फिर लाना पड़ता है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि रिजेक्ट्स बनाना है, जो मतलब App3 हमारा एप्लीकेशन का नाम है हाइफन और फिर कोई टिकट नंबर आएगा कोई न्यूमेरिकल। तो हमें एक ऐसा रिजेक्ट्स बनाना है जो हर तरह के इसको सेटिस्फाई कर सके। अब जैसे यहाँ पे App3-4 है, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला रिजेक्ट्स को गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 डिजिट होनी चाहिए इसके हिसाब से। तो इसका हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, लिटरल 2, ये तो गलत है क्योंकि हमें डिजिट सर्च करनी है। नहीं, डिजिट यहाँ पे एग्जैक्टली 3 कह रहा है बट हमें पता है कि हमारी डिजिट 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है। बिटवीन x एंड y हमें ये नहीं पता कि y की वैल्यू क्या होगी, सो एटलीस्ट 1 और मोर, ये सही है। प्लस साइन आ जाएगा तो एक डिजिट हो 2 डिजिट हो 10 डिजिट हो फर्क नहीं पड़ता। A developer runs workflow analyzer with the default rule and receives the following warning description on one of the workflow. Okay, तो बाय डिफॉल्ट UI पाथ की बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी का नाम डिफॉल्ट सेट नहीं रखना चाहिए, और उसको सेकंड कहती है कि अगर वो डिफॉल्ट सेट रखोगे ना तो क्या होगा, एक से ज्यादा एक्टिविटीज के नाम सेम आ जाएंगे। तो सिमिलरली इसका मतलब है कि उसने एक साथ 2 लॉग मैसेज एक्टिविटी लगाई है, उनके नाम बदले नहीं है। वर्कफ्लो कंटेन्स 2 लॉग मैसेज एक्टिविटीज विद द डिफॉल्ट नेम, सिंपल। इफ यू बट वो हम रूल्स चेंज भी कर सकते हैं वैसे इजीली, जस्ट सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से रूल्स का काउंट थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, या रूल को ही हटा सकते हो। If you want to read a specific set of pages from a PDF file using the extract PDF range activity, what describes the activity? Okay, if range equal is provided, it will read data from all pages within the PDF file. ये होती है, बट यहाँ पे रीड डेटा कह रहा है, यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है पीडीएफ पेज कि मतलब एक 10 पेज की पीडीएफ है, हमें एक और पीडीएफ चाहिए कुछ स्पेसिफिक पेजेस की, मान लो मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेजेस हमें एक नई पीडीएफ में चाहिए, ये काम होता है एक्सट्रैक्ट पीडीएफ पेज रेंज का। तो फर्स्ट गलत है। आउटपुट ऑफ द एक्टिविटी इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, गलत, हमें आउटपुट में एक पीडीएफ मिलती है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ कैन नॉट बी रीड यूजिंग दिस एक्टिविटी, हमें रीड तो करना ही नहीं है। सो हमारा आंसर होगा ये एक्सप्रेशन स्टार्ट पेज नंबर हाइफन एंड पेज नंबर एक वैलिड रेंज का वैलिड एक्सप्रेशन होता है। तो हमें यहाँ पे ऐसे मैंने 5-6 कर दिया तो मुझे 5 और 6 पेज एक्सट्रैक्ट करके एक नई पीडीएफ में दे देगा। ओके, a developer is working with variable named list customer id of type list string which is initialized with this in the same order. Okay, okay, तो ये कह रहा है कि एक लिस्ट है जिसके अंदर 1001 और 1002 ऑलरेडी लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने 1003 ऐड कर दिया और फिर इसको रिवर्स कर दिया। सिंपल है, 1003 to 1 है ना। You are working with an application that allows all types of input methods for the type into activity. Which property should be enabled for the fastest execution? डिटेल क्या असाइनमेंट की, हाँ ट्रू।
मैंने कल ही ट्राई किया। बहुत फास्ट हो जाती है चीजें। A developer plans to create a repetitive process in RE framework based on best practice. Which action should be followed to defend against potential robot crashes such as out of memory? Okay, इसका मेरे को एक सीनियर ने बताया था, इसका मैं प्रैक्टिकल अप्लाई अभी तक नहीं कर पाया, बट इट्स लाइक आइसोलेटेड ऑप्शन जो होता है हमारा, हम मेन डॉट जेमल में अगर इसको सेट कर दें तो उसके बाद वो हमारा ये काम करने लगता है। मेरे को स्टिल इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना है कैसे होता है। ओके, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे क्यू की ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि हमारे क्यूज कैसे प्रोसेस करता है। क्यूज मतलब ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर क्या है ना, जैसे एक्सेल से अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां तो क्या होता है कि जो टॉप नंबर पे रो है पहले वो प्रोसेस होगी, फिर सेकंड नंबर की रो प्रोसेस होगी, फिर थर्ड की होगी। क्यूज के अंदर क्या होता है, उनकी डेडलाइन और प्रायोरिटी के बेस पे हमारा क्यू प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्यू पहले नंबर पे जो क्यू में आया उसी को प्रोसेस करोगे। क्यू में वहां से डेडलाइन और प्रायोरिटी को पहले देखा जाएगा। अब इसके कुछ सिनेरियो हैं, जैसे हाई प्रायोरिटी वाला सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एक अगर किसी की हाई प्रायोरिटी यहाँ पे से 1, 2 और 3 की हाई प्रायोरिटी है तो देखेंगे कि किसकी डेडलाइन सेट है। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की डेडलाइन सेट है। तीसरा हम देखेंगे किसकी डेडलाइन सबसे पहले आ रही है, तो यानी कि 15, तो इसका होगा फर्स्ट। फिर अब ये बचा तो इसकी सेकंड आएगी, तो इसकी डेडलाइन बाद में है। अब इसकी थर्ड लास्ट में नहीं होगी, नो डेडलाइन, इसकी क्योंकि कोई डेडलाइन ही दी नहीं ना, तो इसको हम बाद में ही देखेंगे, प्रायोरिटी यहाँ मैटर नहीं करेगी। मतलब अगर किसी के पास डेडलाइन है और किसी के पास डेडलाइन नहीं है तो डेडलाइन वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं इन दोनों में से देखूंगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। नॉर्मल ज्यादा होती है लो से, तो ये हो गया थर्ड, फिर ये हो गया फोर्थ। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा दोनों की नो डेडलाइन है बट इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हाई वाले की, तो ये 5 और ये 6। You are debugging a workflow created in RE framework. You set a breakpoint at the invoke init all settings. During the debugging process, the executor is shown as follow. Okay. If you click on step over, what will happen? So the step over का काम होता है कि जो इसके बाद जो एक्टिविटी होती है उसको रन करता है। मतलब अगर यहाँ पे मान लो 2 क्लिक एक्टिविटी होती है, क्लिक के ऊपर स्टेप ओवरफ्लो होता तो सेकंड क्लिक पे आ जाता, और यहाँ पे इन्वोक फ्लो है तो इसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी सिमिलरली उस पे आ जाएगा। तो executor points to the next activity after the invoke init all settings workflow। और अगर इसमें step into होता instead of step over तो वो इस init all settings के अंदर जाता और वहां पे फर्स्ट एक्टिविटी को रन करता। और बाय द वे तूने देखा है ये सब जो है ना हमारे यहीं पे होते हैं बस, ये स्टेप ओवर, स्टेप आउट, स्टेप इनटू, बस इससे हो जाता है। यूज नहीं करे कभी। हाँ, स्टेप इसका भी बता देता हूँ ना। स्टेप इनटू मतलब उसके अंदर जाओ, स्टेप आउट मतलब बाहर आओ। जैसे यहाँ पर है इधर, इसमें मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो यहाँ पे आएगा, स्टेप आउट करूंगा तो यहाँ पे आएगा, और स्टेप ओवर अगर इसके नीचे कोई एक्टिविटी होगी तो उस पे जाएगा। मतलब दूसरे स्कोप में जाएगा या इसके क्लिक के नीचे जो एक्टिविटी होगी? मतलब मान लो एक ये है और एक ये एक्टिविटी है, हाँ, और एरर यहाँ पे कहीं यहाँ पे आया है। अब मैं स्टेप इनटू करता हूँ, इसे नहीं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे स्टेप इनटू का मतलब है इस पर आना। स्टेप ओवर अगर यहाँ से स्टेप ओवर हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आना, और स्टेप आउट मतलब यहाँ से स्टेप आउट मतलब यहाँ पे जाना दूसरे में। हाँ हाँ। You place a new log message activity inside the UiPath designer planner when the workflow is in what is the default log label info। अगर हम किसी लॉग मैसेज की कोई सेट नहीं करते हैं तो वो इन्फो होता है। लाइक अगर दिखाएं तो लॉग मैसेज पे गए, इन्फो करा, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब लॉग लेवल में सेट नहीं कर रहा हूँ, और बताऊँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखो ये इन्फो में आ गया हमारा आउटपुट में, ये इन्फो के अंदर आ गया वेलकम। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। Which activity is valid in the condition of a retry scope activity? इसका एलिमेंट एग्जिस्ट, क्योंकि पाथ एग्जिस्ट इफ तो एक कंडीशन हो गई। रीट्राई स्कोप एक्टिविटी क्या होती है, किसी तरह का ऐसा लेता है जो बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट में दे, ट्रू या फॉल्स।
और जो ऑन एलिमेंट अपीयर है इसका खुद का कुछ होता है, स्कोप होता है, ये स्कोप एक्टिविटी होती है, तो ये यूज में नहीं होगी। पाथ एग्जिस्ट में ट्रू फॉल्स देता है लेकिन वो किसी यूआई एलिमेंट का नहीं देता, वो फाइल का देता है। एलिमेंट एग्जिस्ट में एक यूआई एलिमेंट का देगा। लास्ट क्वेश्चन 1 घंटे से पहले कर ले क्या? A developer automated invoice process RE framework for the finance team. Requirement to receive an email with the process with the variant. In addition, the fund requires to ठीक है. Sign out limits transaction same user SME email वह शुद्ध ओके सिंपल है कि ईमेल एड्रेस जो है वो हमारा वीकली या मंथली चेंज होता रहता है, तो हमें उसको कहाँ स्टोर करना चाहिए? तो बॉट के अंदर कभी स्टोर नहीं करेंगे, बॉट के अंदर क्योंकि चेंज करना ही नहीं चाहिए। अब फिर हमारे पास आता है कि हम ऑर्केस्ट्रेटर में स्टोर करेंगे। अब पहला ऑप्शन है क्रेडेंशियल एसेट। क्रेडेंशियल में स्टोर नहीं करेंगे, ईमेल एड्रेस स्टोर करना है। क्रेडेंशियल क्या होता है? यूजर नेम पासवर्ड जो हाईली सिक्योर हो। फिर हमारे पास है 2, अब टेक्स्ट एसेट में स्टोर करेंगे ट्रू। जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल होगी उसकी सेटिंग शीट में करेंगे या एसेट्स में? एसेट्स में। सेटिंग्स के अंदर हमारी दूसरी चीजें आती हैं। सेटिंग्स में आगे कि हमारे वेरिएबल्स, रीट्राई स्कोप, एप्लीकेशन एरर पाथ एंड ऑल। अब आते हैं व्यू मार्ट क्वेश्चंस जो इसमें हमें डाउट है। 13 इसको हम क्वेश्चन को देखें तो चेक वैलिडेट द सेलेक्टर एंड ऐड अ ब्रेक पॉइंट टू द एक्टिविटी। नहीं तो चेक, फिर पहले अपडेट करो, अपडेट करने के बाद वैलिडेट और फिर रन करो। ओके नेक्स्ट पेज। अ डेवलपर है, नहीं सोचा हमने इसका इनपुट डायलॉग होगा क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड में चल ही रहा है तो सामने इनपुट वगैरह की क्या जरूरत है। फिनिश करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। ओके ये 2% कौन सा गलत हो गया? एक क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया अपना? इसमें आई गेस बताता है, रिव्यू रिजल्ट्स में देखते हैं। A developer decided to create a process using state machine. Okay, still state machine में डाउट है। मैंने इसका ट्राई कर, इसका देखना पड़ेगा। Anyway 98% बहुत अच्छा था स्कोर। नेक्स्ट टाइम इसको भी करते हैं प्रैक्टिस और नेक्स्ट 100%। चलो बाय। बाकी गाइस जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो एनी टाइम। यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन। सी या।